पार्ट सेकंड। प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास भास। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय ईडवान। भास। कालिदास ने मालविका अग्निमित्र की प्रस्तावना में सूत्रधार के मुख से स्पष्ट ये प्रश्न करवाया है कि प्रख्यात कीर्ति वाले भास, सौमिल, कविपुत्र आदि कवियों के प्रबंधों को छोड़कर कालिदास की कृति का इतना अधिक आदर क्यों हो रहा है। इस प्रश्न से अच्छी तरह मालूम पड़ता है कि कालिदास के समय में भास के नाटक अत्यंत लोकप्रिय थे। कालिदास के परवर्ती कवियों ने भी भास के रूपकों का अतिशय आदर किया है। बाणभट्ट का कहना है कि भास ने सूत्रकार से आरंभ किए गए भूमिका वाले तथा पताका से सुशोभित मंदिरों के समान अपने नाटकों से खूब यश पाया। राजशेखर ने भी भास के नाटकों को की अग्निपरीक्षा तथा स्वर्ण वासव दत्ता के न जलने की बात लिखी है। राजशेखर ने 10वीं शताब्दी के आरंभ में भास के एक मान्य नाटक के नाम का प्रथम उल्लेख किया और यह उल्लेख बड़े ही महत्व का है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल में सर्वसाधारण में भास के नाटकों का खूब प्रचार था। भास का एक विशाल नाटक चक्र था जिसमें स्वप्न वासव दत्ता प्रमुख थी। इधर 1912 ईस्वी में महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री ने स्वप्न वासव दत्तम आदि 13 नाटकों को अनंत शयन ग्रंथमाला में प्रकाशित कर उन्हें प्राचीन भास की असंदिग्ध रचनाएं माना है। परंतु संदेहवादियों का कहना है कि इस नाटक चक्र का केवल स्वप्न वासव दत्तम ही भास्कृत हो सकता है, क्योंकि राजशेखर के पूर्वोक्त निर्देश के अतिरिक्त आचार्य अभिनव ने अपने अभिनव भारती में इस रूपक का उल्लेख किया है, परंतु अन्य रूपों को भास्कृत मानने में कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। स्वर्गीय पंडित अवतार शर्मा की सम्मति में कुछ नाटकों के कतिपय अंश भास रचित अवश्य हैं, किंतु समग्र नाटकों की रचना भास ने नहीं की। किसी केरल कवि ने भास के उपलब्ध अंशों की पूर्ति कर दी है, अतएव इन नाटकों को भास्कृत मानना समुचित नहीं है। यदि इस नाटक चक्र की संस्कृत तथा प्राकृत भाषा पर उचित ध्यान दिया जाए तो इसकी प्राचीनता स्वयं सिद्ध होती है। विद्वानों का कहना है कि इसकी प्राकृत कालिदास से प्राकृत से भी प्राचीन है। कुछ ऐसे प्राकृत रूप मिले जो अश्वघोष के नाटक तथा अशोक के शिलालेखों को छोड़ अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होते हैं। इनमें ऐसे अपाणनीय प्रयोग मिलते हैं जिनकी उपलब्धि केवल रामायण तथा महाभारत में प्रचुरता से मिलती है, अन्यत्र नहीं। इससे इनकी भाषा की दृष्टि से प्राचीनता स्पष्ट सिद्ध होती है। भास का प्राचीन उल्लेख। संस्कृत साहित्य में कतिपय विशेषण भास के लिए प्राचीन कवियों ने व्यवहृत किए हैं। यदि इन विशेषणों के अनंत शयन में प्रकाशित ग्रंथावली के कर्ता के विषय में भी व्यवहृत होने का कारण मालूम हो तो इन्हें भास्कृत मानने में अधिक संदेह नहीं होगा। संस्कृत नाटकों का साधारण नियम है कि नांदी के अनंतर सूत्रधार का प्रवेश होता है, परंतु इन नाटकों में नांदी का सर्वथा अभाव है। ये नाटक नांदी के से आरंभ न होकर सूत्रधार के द्वारा आरंभ किए गए हैं। ये विशेषता भास के नाटकों में पाई जाती थी, जिसका उल्लेख बाणभट्ट ने सूत्रधार आरंभी विशेषण के द्वारा स्वयं किया है। यह विलक्षणता उन्हें संस्कृत के अन्य नाटकों से पृथक करती है। इसका इन रूपकों में पाया जाना भास की रचना होने का स्पष्ट प्रमाण है। वाक्पति राज ने अपने गौड़वऊ नामक प्राकृत महाकाव्य में भास को ज्वलन मित्र, अग्नि का मित्र कहा है। कतिपय विद्वानों की सम्मति में वासव दत्ता के जलने की झूठी खबर फैलाकर भास को नाटकीय वस्तु के विकास को दिखलाने का उचित अवसर मिला है। अतः अग्निदाह का उपयोग करने वाले भास को ज्वलन मित्र कहा गया है। यदि यही कारण ठीक हो तो उपलब्ध स्वप्न वासव दत्ता के कर्ता भास ही होंगे, क्योंकि इसमें वासव दत्ता के अग्निदहन की वार्ता फैलाकर पद्मावती का विवाह संपन्न कराया गया है, जिससे मुख्य कार्य राज्य प्राप्ति निष्फल हुआ है। जयदेव ने भास को कामिनी कविता का हास माना है। इस विशेषण ने हास्य रस के वर्णन में भास की प्रवीणता प्रतीत होती है। उपलब्ध नाटकों में भी हास्य रस के प्रसंग अच्छे ढंग से दिखलाए गए हैं। इनमें हास्य के उद्धत तथा सुकुमार दोनों रूपों का समुचित वर्णन मिलता है। उद्धत हास्य के लिए प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण के विदूषक की श्लिष्ट भाषा पर ध्यान देना पड़ेगा, तथा हास्य के सुकुमार रूप को देखने की अभिलाषा हो तो हमें वासव दत्ता के औद्रिक विदूषक पर दृष्टिपात करना होगा। दोनों रूपों का जीता जागता चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। कालिदास के ग्रंथों में केवल सुकुमार हास्य के दर्शन होते हैं, उद्धत हास्य की प्रतिमा तो केवल इन नाटकों में ही पड़ती है। अतः जयदेव का कथन इन नाटकों के कर्ता के विषय में भी पूरे तौर पर करता है। अतः विद्वानों को इन प्रमाणों के आधार पर इन नाटकों को भास्कृत मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भास का समय निरूपण।
डॉक्टर बार्नेट इस नाटक चक्र के कल्पित भास को 7वीं शताब्दी का के लिए कवि बतलाते हैं, क्योंकि उसी समय में लिखे गए महेंद्र वीर विक्रम सप्तम शती विरचित मत विलास प्रसंग से इन नाटकों की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द पूर्णतया समानता रखते हैं। राज सिंह नामक नाम भरत वाक्यों में अधिकता से पाया जाता है। केवल देश का 7वीं सदी का राजा मारा गया है, परंतु भामा द्वारा उद्धृत तथा बाण के द्वारा प्रशंसित होने से इनका समय अवश्य ही प्राचीन होना चाहिए। इन नाटकों के पारिभाषिक शब्द भी प्राचीनता के ही द्योतक हैं तथा राज सिंह को व्यक्तिवाचक नाम मानने में कोई दृढ़तर प्रमाण नहीं है, अतः सिद्धांत में भी विद्वज्जन आस्था नहीं रखते। डॉक्टर लेस्नी, प्रिंस बनर्जी, शास्त्री, सुखनकर आदि पश्चिमी तथा पूर्वी पंडितों ने बारीप्रश्न छोड़ नाटकों की आंतरिक परीक्षा की है, विशेषतः प्राकृत भाषा की विशिष्ट आलोचना की है। उससे वे निरूपण करते हैं कि भास कालिदास से पुराने परंतु अश्वघोष से अर्वाचीन है। भास के रूपों में उपलब्ध प्राकृत कालिद शब्दों के रूप प्राकृत व्याकरणों की सम्मति में अति प्राचीन ठहरते हैं। यदि अस्मि के अर्थ में भास में ने हमी का प्रयोग किया है तो कालिदास ने मीह का, हमारे अर्थ में भास ने अमहम तथा अमहानम का प्रयोग किया है तो कालिदास के नाटकों से केवल पहले ही रोका। अहम के लिए भास ने अके तथा अहम का प्रयोग किया है, परंतु कालिदास ने हग्गे या हक्के का। इसी प्रकार अश्वघोष की प्राकृत का विकास भास में दिख पड़ता है। इन विद्वानों की मान्यता के अनुसार कालिदास का आविर्भाव काल 5वीं शतक था तथा वे अश्वघोष के पश्चातवर्ती कवि थे, इसलिए वे लोग भास को इन दोनों कवियों के मध्यकाल में मान उनका समय 3वीं शताब्दी मानते हैं। परंतु इस मत का मौलिक आधार प्राकृत भाषा का तुलनात्मक समीक्षण इतना दृढ़ नहीं है कि उसके ऊपर आश्रित मत को पुष्ट माना जाए। जैसा ऊपर कहा गया है कि लिपिकारों ने प्राकृत लिखने में अपनी सावधानी नहीं बरती, फलतः उन लोगों की संभाव्य अशुद्धियों को किसी नाटक की विशेषता मान लेना उचित नहीं प्रतीत होता है। नाटक चक्र के समय का निरूपण एक दुरूह व्यापार है। इन नाटकों के अंतरंग तथा बहिरंग परीक्षण से हम समय का यथार्थ निरूपण कर सकते हैं। अंतरंग परीक्षण, इन नाटकों का आधार रामायण, महाभारत तथा लोक कथा है। उदयन से संबंध नाटक ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर आश्रित है। उदयन तथा दर्शक शती विक्रमपुर से संबद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। रामायण तथा महाभारत का समय भी 6वीं शती के आसपास है। फलतः इन नाटकों के रचना काल के 6वीं शती विक्रमपुर उपरीतन अवधि है। प्रतिमा नाटक में उल्लेखित विद्याओं का काल 6वीं शतक विक्रमपुर से प्राचीन है। मानवीय धर्मशास्त्र धर्मसूत्रकार गौतम के द्वारा निर्दिष्ट होने से 6वीं शती विक्रमपुर से प्राचीनतर है। वारस्पत्य अर्थशास्त्र महाभारत में निर्दिष्ट है और कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में बहुशः स्वीकृत है। मेधातिथि का न्याय शास्त्र मेधातिथि रचित मनुस्मृति भाष्य नहीं है, प्रत्युत गौतम रचित प्राचीन न्याय शास्त्र है। माहेश्वर योग शास्त्र पातंजलि योग शास्त्र से प्राचीन शैव संप्रदाय अनुसार कोई पुराना योग शास्त्र है। पाशुपत योग पातंजलि योग से अनेक सिद्धांतों में पार्थक्य रखने वाला एक प्राचीन योग संप्रदाय जिसका उल्लेख पुराणों में विशेषतः शिव पुराण बहुशः किया गया है। प्राचेतस श्राद्ध कल्प का अभी तक परिचय नहीं मिलता। प्रतिमा अविमारक तथा स्वप्न में निर्दिष्ट राजवंश प्राचीन है जो नंद तथा मौर्य वंश के समकालीन प्रतीत होते हैं। राजगृह का राजधानी रूप में और पाटलिपुत्र का एक सामान्य नगर के रूप में उल्लेख स्पष्ट सूचित करते हैं कि नाटक काल 5वीं शती विक्रमपुर से बहुत पीछे नहीं है। इन नाटकों में निर्दिष्ट सामाजिक दशाएं अर्थशास्त्र तथा जातकों के समय के साथ अपना संबंध दिखलाती हैं। जैसे प्रतिमा में उल्लिखित मंदिरों के घेरे में बालू डालने की प्रथा आपस्तम कई ग्रंथ में मिलती है। देवकुल की स्थापना जिसमें मरे हुए राजाओं की प्रस्तर मूर्तियां रखी जाती थी शैशुनाग राजाओं की याद दिलाती है। मथुरा में शैशुनाग राजाओं की पुरुषाकार मूर्तियां खोज में मिली हैं। भरतवाक में उल्लेखित राज सिंह व्यक्तिवाचक नाम नहीं है। हिमालय से लेकर विंध्याचल तथा समुद्र पर राज्य करने वाले राजा का उल्लेख संभवतः नंद वंशीय नरेश की स्मृति में है। इन बातों पर ध्यान देने से भास का समय 4th तथा 5वीं शतक विक्रम पूर्व के बीच में जाना उचित प्रतीत होता है। बहिरंग परीक्षण, बाणभट्ट 7वीं शती ने भास के नाटक चक्र की विशिष्टता का पूरा परिचय दिया है। वामन 8वीं शती ने अपने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में व्याजोक्ति के उदाहरण में यह पद्य उद्धृत किया है। शरद चंद्रांशु गोरेन वाता विदेन भामिनी काशपुष लवेन इदम साश्रु पातम मुखम कृतम। यह पद्य स्वप्न वास्तवदत्तम में मिलता है, किंतु केवल चंद्रांशु के स्थान पर शशांक तथा कृतम के स्थान पर मम मिलता है। इस प्रकार बहिरंग परीक्षण के आधार पर भास को कौटिल्य
चतुर्शती विक्रमपुर से प्राचीन तक होना चाहिए। दोनों प्रमाणों के बल पर निसंदेह कह सकते हैं कि भास का समय पंचम शती या चतुर्शती विक्रमपुर मानना सरता न्यायी तथा उचित है। भास के प्रमुख ग्रंथ। भास के नाटक विषय अनुसार 5 श्रेणी में आते हैं। राम कथाश्रित प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक। महाभारत आश्रित पंचरात, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूत वाक्य, उर्वहंग। भागवत आश्रित बालचरित, लोक कथा आश्रित दरिद्र चारुदत्त अविमारक, उदयन कथाश्रित योगिन, प्रतिज्ञा युगंधरायण और स्वप्न वासव दत्त। इनमें कतिपय नाटक महाभारत आश्रित रूपक एक ही अंक में समाप्त हैं, अतः उन्हें एकांकी रूपक कहा जा सकता है। इन रूपकों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रतिमा नाटक राम का वनवास, सीता हरण आदि अयोध्या कांड से लेकर रावण वध तक की घटनाओं का वर्णन इस नाटक में किया गया है। इस नाटक से प्राचीन काल में कला विषयक नवीन वृत्तांत का पता लगता है। प्राचीन काल में राजाओं के देवकुल होते थे, जिनमें मृत्यु के अनंतर राजाओं की पत्थर की बड़ी मूर्तियां स्थापित की जाती थी। इक्ष्वाकु वंश का भी ऐसा ही देवकुल था, जिसमें मृत नरेशों की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। केकई से आते समय अयोध्या के समीप देवकुल में स्थापित दशरथ की प्रतिमा को देखकर ही भरत ने उनकी मृत्यु का अनुमान अपने आप ही कर लिया। इस कारण इसका नाम प्रतिमा नाटक है। दूसरा अभिषेक नाटक, इसमें राम के राज्याभिषेक का तथा किष्किंधा, सुंदर और लंका कांड के कथानक का वर्णन किया गया। इन दोनों नाटकों में बाल कांड को छोड़कर रामायण के शेष कांडों की रचना की कथाएं आ गई है। तीसरा है पंचरात। महाभारत की एक घटना को लेकर यह नाटक रचित है। द्रोण ने दुर्योधन से पांडवों का आधा राज्य लेने के लिए कहा। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की 5 हाथों में यदि पांडव मिल जाएंगे तो मैं उन्हें राज्य दे दूंगा। द्रोण के प्रयत्न करने पर पांडव मिल गए और दुर्योधन ने उन्हें आधा राज्य दे दिया। ये घटना कल्पित है और महाभारत में नहीं मिलती। मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूत वाक्य, उरुभंग। ये नाटक महाभारत की विशिष्ट तत्त घटनाओं से संबंध है। बाल चरित्र कृष्ण के बाल चरित्र संबंध है। दरिद्र चारुदत्त धनहीन परंतु चरित्र संपन्न ब्राह्मण चारुदत्त तथा गुण गायनी वार वनिता वसंत सेना का आदर्श प्रेम वर्णित है। अविमारक प्राचीन आख्यायिका का नाटकीय रूप है, जिसका संकेत कामसूत्र में मिलता है। इस नाटक में अविमारक तथा काजाकुति भोज की पुत्री कुरंगी के प्रेम का वर्णन किया गया है। प्रणय का चित्रण बहुत ही सुंदर तथा सरस है। प्रतिज्ञा युगंधरायण, कौशाम्बी के आखेट के प्रेमी राजा उदयन को कृत्रिम हाथी के छल से उज्जैनी नरेश महासेन ने पकड़ लिया। इस रूपक में उदयन के मंत्री युगंधरायण ने दृढ़ प्रतिज्ञा करके केवल राजा को ही बंधन से नहीं छुड़ाया, बल्कि कुमारी वासव दत्ता का भी कपट से हरण कराया। मंत्री की दृढ़ प्रतिज्ञा तथा कुटिल नीति का यह सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है। 13वां नाटक है स्वप्न वासवदत्तम। भास की नाट्य कुशलता का यह चूड़ांत निदर्शन है। इसे प्रतिज्ञा युगंधरायण का उत्तरार्ध समझना समुचित होगा। राजा उदयन को अपने विरोधियों को परास्त करना है, जिसके लिए मगध राजा दर्शक की सहायता लेना नितांत आवश्यक है। युगंधरायण दर्शक को ठगने के लिए वासव दत्ता के आग में जल जाने की झूठी खबर फैलाता है, परंतु वास्तव में उसे दर्शक की भगिनी पद्मावती के पास वेश बदल कर रखा जाता है। अनंतर पद्मावती के साथ वत्सराज का शुभ विवाह हो जाता है। स्वप्न में राजा वासव दत्ता को देखता है, जिससे मिलने से उसकी आर्थिक अभिलाषा अत्यंत बढ़ जाती है और उसे वासव दत्ता के जीवित होने में कुछ विश्वास जमने लगता है। वत्स विजय के अनंतर राजा के सामने वासव दत्ता लाई जाती है और दोनों का पुनः आनंद मिलन होता है। चरित्र चित्र में भास अपनी नाट्य कला का अद्भुत चित्र खींचा है। शुद्ध तथा विशुद्ध प्रेम का ऐसा वर्णन किया है तथा नाट्य घटनाओं की ऐसी मनोहारिणी संगति दिखलाई गई है कि स्वाभाविकता सर्वथा दृष्टिगोचर होती है। वास्तव में नाटक संस्कृत साहित्य का एक ज्वल्यमान रत्न है। भास की भाषाओं में एक विचित्र अनूठापन है। वाक्य हैं बड़े छोटे छोटे, परंतु उनमें विचित्र भाव भरा हुआ है। भास की कविता कामिनी अपने स्वाभाविक पद विन्यास के लिए कितनी प्रसिद्ध है, जितनी प्रसिद्ध है उतनी अपने भावों के लिए भी, जो सामान्यतः नहीं मिलेंगे। इनकी कविता प्रशंसनीय सरलता तथा आदरणीय सुंदरता से सर्वत्र व्याप्त है। भास मानव हृदय के विकारों के सच्चे पारखी हैं। बाह्य प्रकृति के भी सरल वर्णनों में इनकी योग्यता किसी से घटकर नहीं है। अलंकारों के चुनाव में उपमा तथा स्वभावोक्ति पर ही विशेष से दिख पड़ता है।
भास की नाट्य कला। भास को मानव जीवन के नाना क्षेत्रों को देखने तथा नाटकों में अंकित करने का अवसर मिला है। इससे उनके नाटकों में विविधता तथा बहुमुखता विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है। कुछ नाटक जैसे स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिज्ञा युगंधरायण आदि पूर्ण विकसित नाटक हैं, परंतु मध्यम व्यायोग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्ण भार तथा उरुभंग केवल एक अंक के रूपक होने के कारण एकांकी कहे जा सकते हैं। इन नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता अभिनेता। ये समग्र नाटक रंगमंच के ऊपर बड़ी खूबी के साथ दिखाए जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि इन रूपकों में न तो कहीं वर्णन की अधिकता है जो रूपक के अभिनेता में विघ्न डालती है, और न ही कहीं कथा वस्तु का ही अनावश्यक विस्तार है जो कार्यान्विति को रोकता है। ये सब रूपक नाच के दृष्टि से चुस्त, व्यवस्थित तथा सुसंगठित है। पात्रों का संवाद भी विस्तृत नहीं है। पात्र ठीक मतलब की बातें थोड़े चुने हुए शब्दों में कहना पसंद करते हैं। भास संवाद तत्व के विशेष मर्मज्ञ हैं। रूपकों में व्यापार की भी खूब प्रधानता है। इसलिए भास के रूपक शास्त्र की दृष्टि से सरल, सुबोध और अभिनय है। भास ने रामायणीय रूपकों की कथा वस्तु में विशेष नवीनता नहीं लाई है। वे प्रसिद्ध घटनाओं को नाटक रूप में रखने वाले केवल सामान्य रूपक हैं। प्रतिमा नाटक में भास ने एक नवीन कल्पना को कथानक के परिब्रह्मण ने लगाया है। देवकुल की कल्पना उस युग की एक मान्य कल्पना थी जब प्रत्येक राजा के महल में पृथक मंदिर प्रतिष्ठित था, जिसमें राजा की मृत्यु के उपरांत उसकी पाषाण मूर्ति वहां स्थापित की जाती थी। यह भास की कोरी कल्पना नहीं है, प्रत्युत ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है। अजात शत्रु तथा बिंबिसार पुरुषाकृति मूर्तियों से इस तथ्य की पर्याप्त पुष्टि होती है। भास ने बिना किसी कारण के ही राम के द्वारा बाली का दिखलाकर उसे सदोष बना दिया है। बाली का रंगमंच के ऊपर मृत्यु दिखलाना भी नाट्य के प्रचलित प्रथा के साथ विरुद्ध है। महाभारत तथा कृष्ण संबंधी नाटकों में संविधान की नवीनता के कारण विशेष चमत्कार दृष्टिगोचर होता है। भास ने महाभारत की कथा का बहुश अनुसरण किया है अवश्य, परंतु कहीं कहीं वे नवीन संविधानक की खोज निकालते हैं। पंचरात्र की कथा द्रोण के कथनानुसार 5 रातों में ढूंढ निकालने पर पांडवों को आधा राज्य दे देना तथा दूत कटोत्कच का पूरा कथानक कवि की निजी कल्पना से प्रसूत है। कर्ण भार में कवि ने कर्ण के दानशील चरित्र का बड़ा ही उत्तम उपन्यास किया है। दूत वाक्य में श्री कृष्ण के चरित्र की महत्ता और दुर्योधन के चरित्र की हीनता बड़े कौशल से प्रदर्शित की गई है। उरुभंग में भीम के द्वारा दुर्योधन को गदा युद्ध में परास्त करने तथा उसकी जंगा के चूर्ण करने का बड़ा ही विशद विवरण है। संस्कृत नाटकों में उरुभंग ही दुखांत नाटक का एकमात्र प्रतिनिधि है, और यहाँ भी दुर्योधन की मृत्यु रंगमंच के ऊपर ही दिखाकर भास ने भरत के शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। भास कवि कृष्ण भक्त प्रतीत होते हैं और इसलिए इनका बाल चरित्र नाटक में आदि नाटक प्रतीत होता है। नाम के अनुसार कृष्ण की अनेक बाल लीलाओं का यह नाटक के चित्रण है। यहाँ दूत वाक्य के समान ही कृष्ण के आयुध भी रंगमंच पर आते हैं। अरिष्ट दैत्य का बैल के रूप में आने पर भी मानवोचित व्यवहार करना अवश्यमेव खटकता है। अविमारक तथा दरिद्र चारुदत्त में भास ने लोक कथा को नाटक के रूप में परिवर्तित किया है। बड़े ही सुंदर ढंग से परिवर्तन हुआ है। अविमारक और कुरंगी के प्रणय के चित्रण में कवि ने अधिक भावुकता दिखलाई है, जो नाटक की प्रगति में व्याघातक प्रतीत होती है। प्रतिज्ञा तथा स्वर्ण दोनों ही उदयन के कथा चक्र से संबद्ध रूपक है। इनके कथानक के लिए कवि वृत्त कथा के ऋणी है। संभव है कि उस युग की प्रचलित कथाओं के द्वारा भी भास प्रभावित हो, परंतु यह कथा वस्तु का पौर्वापर्य इतनी सुंदरता से प्रस्तुत किया है कि कृत्रिमता कहीं भी लेश मात्र भी नहीं दिखती। व्यापार और स्वाभाविक प्रगति नितांत आकर्षक तथा चमत्कारजनक है। प्रतिज्ञा के कथानक में भामा ने त्रुटि अवश्य दिखलाई है, परंतु लोक कथाओं में ऐसी बातों की स्थिति अस्वाभाविक नहीं मानी जाती। इस प्रकार इन रूपकों का कथानक चुस्त और सुव्यवस्थित है। स्वप्न वासवदत्तम में 6 अंक हैं। मंत्री युगंधरायण ने वासवदत्ता प्रविष्ट इस प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह करवाया तथा राजा उदयन को अपहृत राज्य पुनः दिलवाया। स्वप्न वासवदत्तम नाटक का हम संक्षेप में परिचय प्रस्तुत करेंगे। यह 6 अंकों का एक घटना प्रधान नाटक है। इसमें वत्सराज उदयन और अवंती नरेश की राजकुमारी वासवदत्ता के स्वप्न में मिलने की घटना वर्णित है। इसी कारण इसका नाम स्वप्न वासवदत्तम है। उदयनी नरेश प्रद्योत के राजभवन से राज वासवदत्ता का हरण कर उदयन अपनी राजधानी कौशाम्बी में लाने के बाद उसमें अत्यंत आसक्त हो गए। फलतः उन्होंने राज्य कार्य भी अपने मंत्रियों पर छोड़ दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर शत्रुआरुणी आक्रमण करके वत्सराज का अधिकांश भाग छीन लेता है। तब उस राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए मंत्री युगंधरायण मगध नरेश की कन्या पद्मावती से
उदयन का विवाह कराना चाहता है। एक दिन उदयन के शिकार खेलने जाने पर युगंधर राय महारानी वासवदत्ता को मनाकर अपने तथा वासवदत्ता के आग में जलकर मरने की बात सर्वत्र फैला देता है। वासवदत्ता को मगधराज कुमारी पद्मावती के पास धरोहर के रूप में अपनी बहन बताकर रख देता है। तदंतर उदयन का पद्मावती के साथ विवाह हो जाता है। एक बार स्वप्न में वासवदत्ता को देखकर उदयन की स्मृति ताजा हो जाती है। उधर उदयन का सेनापति रुमनमान मगध देशवर की सहायता से आरुणि को हराकर राज्य वापस छीन लेता है। उचित अवसर पाकर युगंधर राय के सत प्रयास से वासवदत्ता और उदयन का पुनर्मिलन होता है। वत्सराज उदयन वासवदत्ता और पद्मावती के साथ सहर्ष अपनी राजधानी लौट जाते हैं। इस प्रकार ये नाटक सुखांत है। ये भास का अभिनय आदि दृष्टियों से उत्कृष्ट नाटक है। नाम कार्यम नाटक से गर्भितार्थ प्रकाशकम। इस उक्ति के अनुसार नाटक का नाम विशेष गर्भित अर्थ को प्रकाशित करने वाला होना चाहिए। प्राय नाटकों के नाम किसी घटना विशेष प्रधान पात्र के आधार पर रखे जाते हैं। स्वप्न वासवदत्तम एक घटना प्रधान नाटक है। इसमें 4 घटनाओं का समावेश हुआ है। प्रथम अंक में ब्रह्मचारी का प्रवेश, चतुर्थ अंक में राजा और विदुषी की वार्ता, पंचम अंक में स्वप्न का दृश्य तथा षष्ठम अंक के सभी पात्रों का सुखद मिलन। इन 4 घटनाओं में पंचम अंक का स्वप्न का दृश्य प्रस्तुत नाटक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें राजा उदयन की स्वप्न अवस्था में रानी वासवदत्ता से भेंट होती है। भास ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से इसे अत्यंत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। स्वप्ने दृष्टा वासवदत्ता स्वप्न वासवदत्ता स्वप्न वासवदत्तम अधिकृत्य कृतम नाटकम स्वप्न वासवदत्तम। भास के पात्र प्रकार मात्र न होकर वस्तुतः सजीव व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व सुस्पष्ट है कि हम उन्हें भूल नहीं सकते। भास के उदयन में गंभीरता दिलोदात्ता है। अपनी प्रियतमा के नाश की भव्य बात सुनने पर भी विवल चित्त होकर भी विक्षिप्त नहीं बन जाता। इसकी तुलना में हर्ष का उदयन बिल्कुल फीका, विवर्ण तथा अनाकर्ष पात्र है। नाटिका के लिए दीर्घ ललित बनाकर हर्ष ने उसके भव्य चरित्र का आकर्ष दिखलाया है। प्रतिज्ञा युगंधर राय नाटक में युगंधर राय की बुद्धिमत्ता तथा लोक चातुर्य रुचिर चित्रण भास ने उसे एक आदर्श अमात्य के रूप में दिखलाया है। चित्रण कर भास की नायिका भी कम मनोरंजक नहीं है। वासवदत्ता के औदार्य का चित्रण पतिव्रता के आदर्श रूप की झांकी है। वासवदत्ता अपनी वास्तविकता को छिपाकर अपने पतिदेव के कल्याण के निमित्त अपूर्व त्याग का परिचय देते हैं। पद्मावती के साथ रहने पर उसे किसी प्रकार का सपत्नी द्वेष नहीं करती, प्रत्युत वह स्वयं पद्मावती के साथ उदयन का विवाह होने देती है। कुरंगी का चरित्र भी सुंदर है, परंतु उसमें भावों का संघर्ष नहीं है। नाटक के विषय अनुसार नाना रसों का उन्मिलन है, जिनमें वीर तथा श्रृंगार का प्राधान्य है। इस प्रकार भास कथा वस्तु के विन्यास में और पात्रों के चरित्र चित्रण में प्रतिभा संपन्न नाटककार हैं। इसमें 2 मत नहीं हो सकते।